नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल एडुप्लस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी के क्रेश कोर्स में आपको तीसरा लेसन पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम आज फैट, वसा, प्रोटीन इत्यादि अन्य पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फैट से। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि हमने कल क्या पढ़ा था। हमने कल पढ़ा था पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स, और उसमें मुख्य रूप से हमने क्या पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बाद अब हम आगे क्या देखेंगे, फैट यानी वसा। तो कार्बोहाइड्रेट के बाद क्या देख रहे हैं, फैट। फैट क्या होता है, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनका यौगिक है। क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। यौगिक बता चुके हैं क्या है, एक निश्चित अनुपात में, एक फिक्स्ड रेशियो में अगर कोई तत्व को मिलाया जाए और उससे किसी अन्य का निर्माण होता है, उसे यौगिक बोलते हैं। मिश्रण और यौगिक में यही अंतर है, मिश्रण में कोई अनुपात नहीं होता। नेक्स्ट क्या हम देखते हैं, फैट में जो है ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट से कम होती है। किससे कम होती है, कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन की मात्रा फैट की अपेक्षा ज़्यादा होती है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका। प्लस फैट क्या है, लिपिड क्लास फैमिली का सदस्य है, मेंबर ऑफ लिपिड क्लास फैमिली। ये भी आपका कई एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं, 1 ग्राम फैट जो है बर्न अगर करता है तो हमें कितना 93 किलो कैलोरी देता है। वहीं अगर इसके जगह पे कार्बोहाइड्रेट रहेगा तो वो कितना देगा, 4.3 kcal। तो ये फैट कितना देता है, 9.3। ध्यान से देखेंगे। आगे हम क्या देखते हैं कि फैट में प्राप्त कैसे होता है, ये देखते हैं। ये फैटी एसिड जो है किसके साथ मिलकर, ग्लिसरॉल के साथ। तो ग्लिसरॉल के साथ मिलकर एस्ट्रिफिकेशन, कौन सी विधि के द्वारा, क्वेश्चन में आ सकता है कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल किस विधि के द्वारा फैट का निर्माण करते हैं। तो एस्ट्रिफिकेशन, हिंदी में एस्ट्रीकरण, क्या बनाते हैं, फैट। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कार्य क्या है, फैट का हमारे शरीर में यूज क्या है। इसका काम है एनर्जी प्रदान करना। हम बता चुके हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट, इन दोनों का काम सिर्फ हमारे शरीर में एनर्जी प्रदान करना, ऊर्जा प्रदान करना है। आगे देखते हैं इसके स्रोत कौन कौन से, क्या क्या चीज खाने पे आपके शरीर में फैट की आपूर्ति होगी, वो हम देखते हैं। पहला है आपका बटर, घी, मिल्क यानी दूध, प्लांट ऑयल यानी वनस्पति तेल, डालडा, घी तो हो गया, डालडा हो गया, ये सब आप किस में आता है, प्लांट ऑयल में आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपने क्या देखा कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल एस्ट्रिफिकेशन विधि से फैट बनाते हैं। और फैट क्या है, फैट ब्रेक होने के बाद यानी टूटने के बाद किस में टूटता है, कोलेस्ट्रॉल में। टूटने के बाद देखिए कहाँ, फैट अगर ब्रेक करेगा तो किस में टूटेगा, कोलेस्ट्रॉल में। और कोलेस्ट्रॉल अगर आप जानना चाहते हैं क्या, तो फैट का छोटा छोटा टुकड़ा को क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल। नोट कर लीजिए इसको। और यही कोलेस्ट्रॉल आगे चल के जब ब्लड वेसल में जमा हो जाता है, यही कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड वेसल में जब जमा होता है तो ये क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। अवरोध उत्पन्न मतलब इन द सेंस कि आपका ब्लड का फ्लो वो रोक देता है। तो हम एक बार पुनः फिर से देखते हैं, एक बार रिपीट करते हैं। फैट में क्या है, CHO यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है फैट। नेक्स्ट, फैट में ऑक्सीजन की मात्रा जो है कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा कम होती है। नेक्स्ट देखते हैं, लिपिड क्लास फैमिली का सदस्य है फैट। 1 ग्राम फैट बर्न होने पे हमें 93 किलो कैलोरी ऊर्जा, एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है, ये किसका मात्रक है, एनर्जी। ठीक। अब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलके एस्ट्रिफिकेशन विधि के द्वारा क्या बनाते हैं, फैट। इनका कार्य क्या है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। इनके स्रोत क्या है, बटर, घी, मिल्क, प्लांट ऑयल etc। इनके अलावा भी और कुछ। फैट जो है जब ब्रेक होते हैं, टूटते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल में टूटते हैं। इनको क्या बोलते हैं, टूटने के बाद कोलेस्ट्रॉल। ये क्या होते हैं, फैट के छोटे छोटे टुकड़े। और यही टुकड़े जो हैं हमारे ब्लड वेसल यानी रक्त की जो नलिका है, रक्त नलिका, उसमें अवरोध पैदा करते हैं, यानी ब्लड का फ्लो रोकते हैं। तो इसलिए फैट डॉक्टर ज़्यादा खाने के लिए भी आपको मना करेगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नोट कर लीजिए इनको। चलिए शुरू करते हैं इनको। फैट में हम आगे देखते हैं कि फैट क्या होता है। फैट हम जैसा कि बता चुके हैं आपको क्या होता है,
चिपचिपा कार्बनिक यौगिक है ये। तो इसमें क्या है, आपको फैट दो टाइप का होता है, एक होता है क्या, संतृप्त, और दूसरा असंतृप्त। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सैचुरेटेड और इसको अनसैचुरेटेड। कितने टाइप के फैट हो गए, दो टाइप के फैट होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त। दोनों में अंतर देखते हैं क्या क्या है। सैचुरेटेड फैट जो है इसमें क्या है, कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, देख रहे हैं। असंतृप्त में, अनसैचुरेटेड में आपका असंतृप्त वसा में कार्बन जो है डबल बॉन्ड बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं संतृप्त फैट कौन सा है, एनिमल फैट, यानी आपको जानवरों से मिलने वाले फैट को संतृप्त फैट में आता है। उसके अपोजिट साइड में प्लांट फैट जो है आपका अनसैचुरेटेड में आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं संतृप्त वसा जो है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, यानी जम जाता है, कठोर हो जाता है। लेकिन उसके अपोजिट साइड में असंतृप्त जो है वसा वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्मेट में मिलता है आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, मतलब आपका संतृप्त जो है नुकसानदायक होता है आपके स्वास्थ्य के लिए। उसके अपोजिट अनसैचुरेटेड जो है यानी प्लांट फैट वो नुकसान रहित होता है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इसका अपवाद क्या है सैचुरेटेड फैट का, फिश ऑयल। फिश ऑयल आपके लिए नुकसानदेह साबित नहीं होता है, वो आप यूज कर सकते हैं। और इसमें नुकसान रहित में कौन है आपका, असंतृप्त में देखिए पाल्म ऑयल और कोकोनट ऑयल, ये दोनों ऑयल जो हैं कौन सा है, प्लांट फैट है, लेकिन ये दोनों नुकसान पहुंचाते हैं। अगर उनका सही मात्रा में यूज नहीं किया गया तो हमारे शरीर को ये डेंजर जोन यानी नुकसानदेह हमारे लिए साबित होते हैं। एक बार पुनः हम देखते हैं क्लियर रूप से, संतृप्त वसा जो है सैचुरेटेड फैट उसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है। सेकेंड ये कौन सा है, सैचुरेटेड फैट एनिमल फैट में आता है आपको। रूम टेम्परेचर में ये सॉलिड अवस्था में होता है। रूम टेम्परेचर यानी आपका लगभग 23 डिग्री 24 डिग्री अगर जो रूम टेम्परेचर उसमें ये जमा हुआ रहता है, पिघलता नहीं है। नुकसानदायक साबित होता है ये हमारे यूज के लिए, स्वास्थ्य के लिए। इसका अपवाद कौन सा है, फिश ऑयल। नेक्स्ट देखते हैं हम सैचुरेटेड फैट यानी असंतृप्त वसा। इसमें क्या है, कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है। और इसमें कौन सा फैट आता है, प्लांट फैट यानी वनस्पति वसा। वनस्पतियों से मिलने वाली वसा को अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं। रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड अवस्था में यानी लिक्विड द्रव की अवस्था में पाया जाता है, ये पिघला हुआ होता है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसान रहित है। लेकिन इसके अपवाद हैं पाल्म ऑयल और कोकोनट ऑयल, ये सब। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, हमने कितना टाइप का देखा, संतृप्त और असंतृप्त। एक देखते हैं असंतृप्त, असंतृप्त से बनता है कौन सा, अति संतृप्त यानी ट्रांस फैट या हाईली सैचुरेटेड फैट। तो हाईली सैचुरेटेड फैट कैसे बनता है, पहले हम उठाते हैं असंतृप्त फैट, यानी ये असंतृप्त फैट कौन सा, यानी प्लांट फैट। प्लांट फैट यहाँ लिखा हुआ है, या वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल ऑलरेडी प्लांट फैट में आता है, क्योंकि वेजिटेबल क्या है, प्लांट का ही एक ये है। तो वेजिटेबल ऑयल ले लीजिए या कोई अन्य प्लांट फैट भी ले लीजिए, उसको क्या कीजिए आप, वसा का हाइड्रोजीकरण इस विधि को कहते हैं। इसमें निकेल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस का फ्लो इसमें से कराया जाता है। तो ये क्या होता है, ये बदल के आपको अति संतृप्त वसा बन जाता है। क्या बन जाता है, अति संतृप्त वसा यानी हाईली सैचुरेटेड फैट। जिसका एग्जाम्पल कौन सा है आपको, वनस्पति घी, डालडा, ये सब जो है आपको क्या है, हाईली सैचुरेटेड फैट है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित होती है। हम लोग बहुत टेस्ट लेके खाते हैं, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए, जैसा कि आपको पता है, डालडा, वनस्पति घी, ये सब आपको बहुत ही नुकसानदायक साबित होती है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि आपका जैसे वेजिटेबल ऑयल हो गया, ये भी क्या है, प्लांट फैट है। इसमें वसा का हाइड्रोजीकरण करा के, क्या करा के, वसा का हाइड्रोजीकरण करा के आपको अति संतृप्त वसा की प्राप्ति होती है। तो हमने क्या देखा, फैट देख लिया क्या है, कैसे बनता है, लिपिड क्लास फैमिली का सदस्य है वो, उनके स्रोत क्या हैं, उनके कार्य क्या हैं, फैट कितने प्रकार का होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। मेनली अंतर क्या होता है कि सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड बनाता है कार्बन का, अनसैचुरेटेड कार्बन का डबल बॉन्ड बनाता है। ये आपको एनिमल फैट है, और प्लांट फैट अनसैचुरेटेड। ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड, वो लिक्विड। नेक्स्ट इसमें जब हम सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट को हाइड्रोजन गैस का फ्लो करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में, निकेल की उपस्थिति में, तो वो क्या है, हाईली सैचुरेटेड फैट यानी अति संतृप्त वसा में बदल जाता है। जिससे हमको क्या मिलता है, अगर वेजिटेबल ऑयल को कराएंगे तो वनस्पति घी, डालडा, ये सब की प्राप्ति हमें होगी। कैसे, वसा का हाइड्रोजीकरण
करवा के, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित होती है। जबकि अनसेचुरेटेड जब ये रहता है तो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसान रहित है। तो इसीलिए जब ये बदलता है अति संतृप्त में तो ये क्या हो जाता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो जाता है। इसको नोट कर लीजिए। आगे हम देखते हैं प्रोटीन। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं प्रोटीन। अभी हमने न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स कल ख़त्म किया था, आज हमने फैट ख़त्म कर दिया। अभी फिलहाल हम प्रोटीन से शुरू कर रहे हैं। आप इसको वीडियो यहाँ रोक के इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं प्रोटीन में आपको प्रोटीन क्या है। तो शुरू, प्रोटीन जो आपका है ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनका क्या है, यौगिक है। यौगिक के बारे में हम बहुत बार बतला चुके हैं, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। तो प्रोटीन क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यौगिक है। क्या है, कंपाउंड। इसको हम प्रोटीन को क्या कह सकते हैं, अमीनो अम्ल की श्रृंखला, सीरीज ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की श्रृंखला इसलिए कहते हैं कि 50 मॉलिक्यूल, कितना, 50 देख लीजिए यहाँ, ये 50 मॉलिक्यूल अमीनो एसिड का मिलने पे क्या बनता है, आपको एक मॉलिक्यूल बनता है प्रोटीन का। वो कैसे, देखिए, एक मॉलिक्यूल अमीनो एसिड का क्या फॉर्मूला, NH2, ये बॉन्ड बना के आपका COH यहाँ ऊपर में करके। तो यहाँ जो आपका ये पूरा इतना फॉर्मूला है, ये आपका क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ एक मॉलिक्यूल अमीनो एसिड का। इसमें क्या है, NH2 आपको अमीनो ग्रुप का है। तो इसको एक मॉलिक्यूल अमीनो एसिड, यानी इतना क्या होगा आपका, एक अमीनो एसिड, कितना, एक मॉलिक्यूल ऑफ अमीनो एसिड प्लस, यहाँ मैंने किया है प्लस 49 मॉलिक्यूल, कितना, 49 मॉलिक्यूल ऑफ अमीनो एसिड। तो यहाँ पे हो गया इतना, एक मॉलिक्यूल ऑफ अमीनो एसिड मिलके किसी 49 मॉलिक्यूल, यानी 49 से 50, यानी टोटल 50 मॉलिक्यूल अणु जो है अमीनो एसिड के मिलते हैं तो कितना बनता है, एक अणु पर प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है एक मॉलिक्यूल किससे बनता है, 50 मॉलिक्यूल ऑफ अमीनो एसिड से। आगे हम देखते हैं अमीनो एसिड आपको जो है 20 टाइप का होता है। तो अमीनो एसिड, या आप इसको प्रोटीन ले लीजिए, सॉरी, प्रोटीन कितना टाइप का होता है आपका, प्रोटीन 20 प्रकार का। तो 20 प्रकार का होता है, उसको दो भाग में बांटा गया है। एक क्या है आपका इसेंशियल, दूसरा क्या है नॉन इसेंशियल। इसेंशियल जो है डाइट के द्वारा लेते हैं। कैसे लेते हैं, डाइट के द्वारा लेते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है, 9। एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे, पहले इतना देख लीजिए। इसेंशियल डाइट के द्वारा, अपने खान पान, आप जो डेली डाइट लेते हैं। तो प्रोटीन किस में होता है, आपके नॉनवेज फूड्स में होता है, ये सब में, सोयाबीन में, दाल में, यहाँ बताए हुए हैं नीचे। तो अपने डाइट के द्वारा आप जो है 9 प्रकार के ही प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन के टाइप। तो इसमें आपका जो है इसेंशियल में 9 टाइप का ये डाइट के द्वारा लेते हैं, और नॉन इसेंशियल जो है बॉडी स्वयं बनाती है। तो हमारा शरीर जो है खुद क्रिएट करता है, उनकी संख्या क्या आती है, 11। तो 11 + 9 कितना हो गया, इक्वल टू 20। तो 20 प्रकार का हो गया आपका अमीनो एसिड या प्रोटीन, जो समझिए। उसके बाद इसकी कार्य क्या है, कार्य इसका जो है शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए, फिजिकल ग्रोथ के लिए। किसके लिए, फिजिकल ग्रोथ के लिए प्रोटीन का यूज है। और कार्बोहाइड्रेट, फैट का किस लिए बताए थे आपको, एनर्जी प्रोड्यूस करती है वो। नेक्स्ट देखते हैं इसके स्रोत क्या है, इनके रिसोर्सेज क्या है, कहाँ कहाँ से हम क्या चीज़ खाने से हमको प्रोटीन मिलेगी। सोयाबीन, दाल खाने से आपको सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा। नॉनवेज फूड जितना खाते हैं, मछली, मटन, चिकन, सारे चीज़ में प्रोटीन होता है। तो एक बार पुनः हम देखते हैं प्रोटीन क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यौगिक है, कंपाउंड है। अमीनो अम्ल की श्रृंखला को प्रोटीन कहा जाता है। तो कितने अम्लों की, तो 50 अम्लों की श्रृंखला को, जब 50 अम्ल की श्रृंखला मिलकर क्या बनाती, एक मॉलिक्यूल प्रोटीन। 50 मॉलिक्यूल अमीनो एसिड कितना बनाता है, एक मॉलिक्यूल प्रोटीन। तो आगे क्या है, प्रोटीन आपका कितना प्रकार का होता है, 20 प्रकार का होता है। तो 20 प्रकार में इसेंशियल कितना होता है, 9, नॉन इसेंशियल कितना, 11। इसेंशियल जो है हम डाइट के द्वारा लेते हैं, यानी अपने दैनिक खान पान के द्वारा, और नॉन इसेंशियल जो है आपको बॉडी खुद अपना प्रोड्यूस करता है। इसका कार्य क्या है, शारीरिक वृद्धि और विकास। प्रोटीन का वर्क शारीरिक वृद्धि और विकास। स्रोत इनके रिसोर्सेज क्या क्या है, सोयाबीन, दाल, नॉनवेज फूड्स, ETC।
अब इसमें एक चीज हम और देखेंगे कि आपको प्रोटीन डाइट जो है, प्रोटीन डाइट जो है आपको पर डे के हिसाब से लेना है। ये नहीं कि कार्बोहाइड्रेट अगर आप आज खा लिए तो उसका काम कल भी हो सकता है, वो आपको, या फैट आज जो है वो जमा होगा कल भी उसका यूज होगा, लेकिन प्रोटीन आपको डेली डाइट में लेना है। वो इसलिए क्यों, प्रोटीन में क्या है, आपको नाइट्रोजन का यूज हो रहा है, और नाइट्रोजन किस लिए जरूरी है आपको, सेल डिवीजन में। किस लिए, सेल डिवीजन में न्यूक्लिक एसिड का जरूरत पड़ता है। आगे हम बताएंगे भी, सेल डिवीजन से पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड जो है आपको, न्यूक्लिक अम्ल, सेल डिवीजन न्यूक्लिक एसिड की आवश्यकता होती है। इसके लिए किसकी जरूरत है, न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए नाइट्रोजन की। न्यूक्लिक एसिड के लिए आपको नाइट्रोजन की जरूरत है। किसकी, नाइट्रोजन की जरूरत है। और नाइट्रोजन जो है शरीर में स्टोर नहीं होता है, स्टोर नहीं होता है। सेल डिवीजन में किसकी जरूरत है आपको, न्यूक्लिक एसिड की। नोट कीजिए पहले इसको। तो चलिए देखते हैं, सेल डिवीजन में किसकी आवश्यकता है आपको, न्यूक्लिक एसिड की। और न्यूक्लिक एसिड की आवश्यकता है, और इसके लिए किसकी आवश्यकता है आपको, शरीर में नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन नहीं होगा, न्यूक्लिक एसिड हमारे शरीर में नहीं बनेगा। और नाइट्रोजन जो है आपके शरीर में स्टोर नहीं होता है। तो अगर स्टोर नहीं होगा तो आज हम खाए आज वो निकल जाएगा। कैसे उसका पाचन होता है ये भी हम बताएंगे आगे चल के। तो वो आज नाइट्रोजन आया आपको प्रोटीन के थ्रू और वो निकल गया, तो कल के लिए तो बचेगा ही नहीं, क्योंकि स्टोर होता नहीं है। फैट हमारे शरीर में स्टोर होता है तो उसका कल भी यूज हो सकता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लें कि अगर मान लीजिए आपके पास जो है गोदाम है किसी चीज को स्टोर करने का, तो आप उसको कल भी खा सकते हैं, परसों भी खा सकते हैं, जब तक वो चलेगा। लेकिन किसी चीज को स्टोर करने का आपके पास गोदाम ही नहीं है, स्टोरेज क्षमता ही नहीं है, तो कल कैसे यूज कर पाइएगा। वो डेली बेसिस पे आपको प्रोटीन लेना ही लेना है, तो ही आपका शरीर का जो बैलेंस्ड डाइट है कंप्लीट होगा और आपके शरीर का वृद्धि और विकास अच्छे तरीके से होगा। तो ये सब नोट कर लीजिए, आगे हम देखते हैं। चलिए देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। अब हम देखते हैं प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, उसका विखंडन कैसे होता है, कैसे टूटता है वो एक एक करके। तो प्रोटीन जो है किससे बना होता है आपको बता चुके हैं, अमीनो एसिड से। ठीक, कितना, 50 मॉलिक्यूल, 50 मॉलिक्यूल अमीनो एसिड का मिलकर प्रोटीन का निर्माण करता है। और ये एक क्या है आपका, एक मॉलिक्यूल हो गया अमीनो एसिड का। तो हम देखेंगे टूटता कैसे है। ये टूटता है आपका कैटाबॉलिज्म से, यानी विखंडन से। मेटाबॉलिक रिएक्शन बताए थे, उसमें कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म बताए थे, विखंडन और संलयन। तो विखंडन से ये टूटेगा, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म प्रोसेस से हमको स्टोमक में क्या मिलेगा, NH3 अमोनिया। अमोनिया जो है कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर क्या, यूरिक एसिड यूरिया बनाता है लीवर में। ठीक, उसके बाद किडनी के द्वारा यूरिक एसिड या यूरिया जो भी आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। तो फिर से एक बार देखते हैं, आपको अमीनो एसिड से हमको NH3 अमोनिया मिलेगा स्टोमक में, और लीवर में क्या मिलेगा, क्या बनेगा, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर यूरिक एसिड और यूरिया का निर्माण यही होगा, किससे, प्रोटीन से। और वेस्टेज के रूप में यूरिक एसिड शरीर से बाहर निकल जाएगा। अब इससे देखते हैं कि अगर प्रोटीन ज़्यादा हो जाए तो कौन सा रोग होगा, प्रोटीन अगर कम जाए तो कौन सा रोग होगा।
कौन सी डिजीज होगी? तो प्रोटीन अगर बढ़ जाए ऊपर, यानी यहाँ इशारा कर रहा है, इंडिकेशन कर रहा है किसका? बढ़ने का। प्रोटीन अगर बढ़ जाएगा तो क्या बढ़ेगा? प्रोटीन बढ़ने से यूरिक एसिड और यूरिया बढ़ेगा। तो यूरिक एसिड अगर बढ़ गया तो कौन सा रोग हो जाएगा? गठिया, आप जानते ही हैं। और अगर यूरिया बढ़ गया, अगर प्रोटीन बढ़ेगा तो यूरिक एसिड या यूरिया, तो यूरिक एसिड बढ़ने से गठिया और यूरिया के बढ़ने से कैंसर हो सकता है। तो ज़्यादा प्रोटीन भी नहीं लेना है। जो लोग जिम जाते हैं या प्रोटीन के लिए जो यूज करते हैं, पाउडर सप्लीमेंट यूज करते हैं, उन सप्लीमेंट को यूज ज़्यादा नहीं करना बिना मेडिकल एडवाइस के, क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा होगी, यूरिक एसिड तो कम ही, उसमें यूरिया ज़्यादा बनता है, कैंसर होने के बहुत चांसेस हैं। और उनके जो आपके रेपर हैं उस पर लिखे होते हैं, इसलिए कभी भी सप्लीमेंट लेने की कोशिश ना करें, वो बेकायदा मेडिकल एडवाइस के साथ ही लिया जा सकता है। अब प्रोटीन अगर डाउन हो जाए आपका, प्रोटीन डाउन होने से क्या है कि प्रोटीन डाउन मतलब प्रोटीन की मात्रा अगर आपके शरीर में कम आ रही है तो कौन कौन सा रोग होगा? पहला रोग है आपका मरस्मस। मरस्मस रोग जो है प्रोटीन के कम होने से होता है, और इसका क्या लक्षण है? आपका हाथ पैर जो है पतले हो जाएंगे, यानी आपके शरीर का विकास नहीं होगा ये। और त्वचा में झुर्रियां, आपके स्किन में जो है झुर्रियां पड़ जाएगी, ये प्रोटीन की कमी से होगा। क्यों? प्रोटीन आपके शरीर को वृद्धि, विकास, ग्रोथ के, फिजिकल ग्रोथ, हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए यूजफुल होता है, और बॉडी ग्रोथ नहीं होगा तो हमारा ऑब्वियसली सी बात है कि हाथ पैर पतले होंगे। तो हमको प्रोटीन डाइट फुल बैलेंस डाइट में लेनी चाहिए, नहीं तो आपको ये रोग होने के चांसेस रहेंगे। दूसरा क्या है? क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर बीमारी जो है वो भी प्रोटीन के कमी से होता है, और इसका क्या है? पेट बाहर निकलना। इस बीमारी में, क्वाशियोरकर में, पेट बाहर निकल जाते हैं, साथ ही साथ आपको मसल्स जो हैं, मसल्स वीक होंगे इस बीमारी में। दो लक्षण बता दिए आपको, कौन कौन सा? प्रोटीन की कमी से मरस्मस रोग, उसमें हाथ पैर पतले हो जाएंगे और त्वचा में झुर्रियां पड़ेगी। दूसरा क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर में पेट बाहर निकलेगा। पेट बाहर निकलना ये इन द सेंस वो नहीं, चर्बी वाला पेट नहीं कि थोड़ा सा पेट बाहर निकल गया, उसमें आपके हाथ पैर पतले बहुत ज्यादा रहेंगे और पेट बहुत ज्यादा बाहर निकला हुआ रहेगा, बहुत ही खराब स्थिति रहती है। और मसल्स, आपके मांसपेशियां वीक होंगी इस बीमारी में प्रोटीन की कमी से। अब एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं, प्रोटीन के ज्यादा भी खाने से क्या नुकसान है वो देखिए। प्रोटीन ज्यादा खाओगे आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा और यूरिया बढ़ेगा। यूरिक एसिड बढ़ेगा, आपको गठिया डिजीज होने के चांसेस रहेंगे। यूरिया अगर बढ़ेगा तो कैंसर लोगों को होता है। तो ये दो बीमारी प्रोटीन के बढ़ने से होती है। अब हम देखते हैं कि प्रोटीन का एक बार विखंडन देख लेते हैं। ये जो आपका अमीनो एसिड का श्रृंखला है, ये क्या है? विखंडन, कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म विधि से अमोनिया मिलेगा हमें, अमोनिया, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलके यूरिक एसिड बनाएगा लीवर में, और किडनी के द्वारा यूरिक एसिड शरीर से बाहर निकल जाएगा, जो इसका न्यूट्रिएंट्स वो शरीर हमारा यूज कर लेगा। और प्रोटीन के ज्यादा होने से भी आपको बता चुके हैं गठिया, कैंसर। और प्रोटीन के कम होने से क्या होता है? मरस्मस रोग और क्वाशियोरकर। चलिए नोट कीजिए इनको, आगे देखते हैं। तो चलिए इनको फटाफट नोट कर लीजिए, आप बताते हैं कि करके सबको। अभी हम देखेंगे प्रोटीन और उनके रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, सोर्स कौन कौन से हैं। अभी कुछ देर पहले हमने बताया था प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के होते हैं, जिसमें 11 की आपूर्ति आपके बॉडी में खुद होती है पहले से। जैसे आपके नाखून प्रोटीन के बने होते हैं, कौन सा? केरोटीन का। तो इसी टाइप से 11 प्रोटीन आपके शरीर में पाए जाते हैं, और 9 की आपूर्ति आपके शरीर में डाइट से होती है, यानी आपके खान पान से होती है। तो हम मुख्य रूप से देखेंगे आपके शरीर में पाए जाने वाले प्रोटीन की, और एक दो देखते हैं जो कि आपके डाइट के थ्रू लिए जाते हैं। नोट कर लिया होगा आपने, शुरू करते हैं। प्रोटीन में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आपका प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन और फिब्रोनोजेन प्रोटीन। कौन सा? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन और फिब्रोनोजेन प्रोटीन किस में आता है? आपका सोर्सेज का क्या है? ब्लड में। ये कब होता है? साइड में मैंने लिखा है क्लोटिंग, यानी आपको जब चोट लगेगी कहीं पे और वहां से ब्लड निकलेगा, तो ब्लड जो है खुद ब खुद ये दोनों प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रोनोजेन प्रोटीन, आपको प्रोड्यूस कर देगी। किस लिए? रक्त का थक्का जमाने के लिए। ये प्रोटीन कैसे रक्त का थक्का जमाते हैं, यह हम कब पढ़ेंगे? जब हम ब्लड पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे चल के।
तो उसमें हम इन प्रोटीन दोनों प्रोटीन को डिटेल में पढ़ेंगे। ये रक्त का थक्का जमाने में आपका मदद करेगा प्रोटीन, और हेपारिन, ग्लोबिन और एल्बुमिन ये आपके ब्लड में पाया जाता है। किस लिए? ब्लड को सुचारू रूप से चलाने के लिए, लिक्विड फॉर्म, ताकि ज़्यादा नहीं जम जाए, आपका ब्लड ही पूरा क्लॉट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हेपारिन ये सब प्रोटीन है आपके ब्लड में। और क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार आपको प्रोथ्रोम्बिन। इसके बारे में क्या कैसे वर्क करता है, कैसे आपका चोट लगने पे आपके रक्त के ऊपर में झिल्ली पड़ती है प्रोटीन की, वो कैसे होता है, वो सब हम आगे चल के पढ़ेंगे कैसे क्लॉटिंग होता है। तो ये दोनों का आपने देख लिया, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रोंजिन का ब्लड क्लॉटिंग में, और हेपारिन, ग्लोबिन और एल्बुमिन ये ब्लड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फिब्रिन प्रोटीन जो है सिल्क में पाया जाता है। जो सिल्क जो है वो फिब्रिन है। और केसिन कहाँ है? केसिन आपके मिल्क यानी दूध में पाया जाता है। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन केसिन। और केरोटिन प्रोटीन जो है कि कहाँ होता है? केरोटिन से बनकर कौन पता आपको पता होना चाहिए, नाखून और आपके बाल, नेल और हेयर, ये दोनों कौन से प्रोटीन से होते हैं बने हुए? केरोटीन से। नेक्स्ट देखते हैं हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पाए जाते हैं आपके क्रोमोजोम बनने के लिए हिस्टोन प्रोटीन आवश्यक है, उसमें ये प्रयुक्त होता है। क्या? क्रोमोजोम। नेक्स्ट है ग्लोबुलिन प्रोटीन का रिसोर्सेज कहाँ है? आपके एग यानी अंडे में। अंडे से कौन सा प्रोटीन मिलता है? ग्लोबुलिन। तो आपको मुख्य प्रोटीन हमने बता दिया। एक बार मैं फास्ट मोड में एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रोंजिन प्रोटीन कहाँ मिलता है? ब्लड क्लॉटिंग होने के बाद। आपके शरीर में पहले से नहीं होता ये, जब हमारे शरीर में कहीं चोट लगती है वहां से खून बहना स्टार्ट होता है, वो ब्लड रुकने के लिए हमारा शरीर जो है वो इन दोनों प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। कब? ब्लड क्लॉटिंग के वक्त। दूसरा है हेपारिन, ग्लोबिन और एल्बुमिन, ये ब्लड में पाया जाता है, जो कि हमारे ब्लड को सुचारू रूप से चालू रखता है। इन दोनों प्रोटीन में हम डीप में जाएंगे कब? आगे चल के जब हम ब्लड चैप्टर पढ़ेंगे। फिब्रिन जो है सिल्क में पाया जाता है, केसिन मिल्क में, केरोटीन आपके नाखून और बाल में, हिस्टोन क्रोमोजोम में पाया जाता है, ग्लोबुलिन आपके एग में पाया जाता है यानी अंडे में पाया जाता है। तो ये आपका जो चैप्टर जो है इंड हो गया। कौन सा चैप्टर? प्रोटीन चैप्टर हमने आज खत्म कर दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे आज क्या क्या देखा हमने? फैट और प्रोटीन। क्या देखा? फैट देखा सबसे पहले, वसा एंड प्रोटीन। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विटामिन देखेंगे, मिनरल्स देखेंगे। इस तरीके करके हम न्यूट्रिएंट्स कल कोशिश करेंगे सारे न्यूट्रिएंट्स का जो है चैप्टर क्लोज करने के लिए। पोषक तत्व का चैप्टर अगले क्लास में खत्म हो जाएगा, फिर हम अगले चैप्टर में बढ़ेंगे उसके बाद। तो आपको पता है जैसा कि 28 दिसंबर से, कब से? 28 दिसंबर टू 15 मार्च कौन सा एग्जाम का डेट घोषित हुआ है? आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 1। तो इसके लिए आप अभी से लग जाइए। और जैसा कि आपको पता था कि बिहार एसएससी का जो है, बिहार एसएससी का मेंस होने वाला था, कौन सा? इंटर लेवल। वो फिलहाल अभी उस पर रोक लगा हुआ। हाई कोर्ट का डिसीजन आया कि जिन्होंने पीटी का एग्जाम दिया था उनके लिए क्या चाहिए? ओएमआर शीट उनका अपलोड होना चाहिए नेट पे, यानी आंसर करेक्शन के लिए। और ऑब्जेक्शन के लिए 15 दिन का टाइम दीजिए आप कैंडिडेट को। कितना? 15 डेज। तो इसकी अगर वो कोर्ट का आदेश मानता है, सुप्रीम कोर्ट के पास आगे नहीं बढ़ता है बिहार एसएससी आयोग, तो इसका एग्जाम जो है आपको मेंस का अप्रैल से पहले नहीं हो पाएगा। इतना टाइम तो लगेगा बिहार एसएससी को कम से कम आपके आंसर शीट को अपलोड करने में, उनका ऑब्जेक्शन लेने में, फिर उन पर रिजल्ट, क्योंकि ऑब्जेक्शन पे अगर किन्हीं का रिजल्ट होता तो उनका रिजल्ट भी तो देना पड़ेगा, सेकेंड रिजल्ट घोषित होगा। तो ये दो एग्जाम का भी करेंटली आज आया है, तो आप इन दोनों को ध्यान में रखें। और आगे कल के क्लास के लिए मिलते हैं हम अगले दिन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे डेलीज वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद।